12वीं दर्ज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। कोविड, ब्लैक फंगस आदि महामारियों से हम सब परेशान हैं। पूरा देश परेशान है। हमें इससे बच के रहना है। इससे बचने के लिए जो भी सुझाव या निर्देश हमें दिया है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। पिछले साल भी इसी महामारी के कारण हमारी शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ था। इस साल भी हमारे अध्ययन ऑनलाइन से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस सभी सुविधाओं को आप उचित रूप से सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। Time and tide never waits for anybody. So, आप इस सभी सुविधाओं को ठीक रूप से सोच समझकर उपयोग कीजिए। इन सभी बीमारियों से बचने की प्रार्थना करते हुए हम हमारे कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने पाठ्य पुस्तक से थोड़ा परिचय पाना है, तो आप यहाँ देखिए। ये है हमारा पाठ्यक्रम माने सिलेबस। हमारे पाठ्यक्रम को 4 इकाइयों में बांटा है। इकाई मीन्स यूनिट। पहली इकाई है झंडा ऊंचा रहे हमारा। दूसरी इकाई है निज भाषा उन्नति आहे। तीसरी इकाई है मान सम्मान मिले नारी को। चौथी इकाई है बुझा दीपक जला दो। आपकी पहली इकाई है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस इकाई में स्वतंत्रता से संबंधित या देश प्रेम दर्शाने वाले कुछ साहित्य विधाएं शामिल है। साहित्य विधाओं से तात्पर्य है कि कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, पत्र आदि। तो पहली इकाई में कविता, पत्र, भाषण आदि है। इस इकाई के पहला पाठ है मातृभूमि कविता। द्विवेदी युगीन प्रतिभाशाली कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया एक सुंदर कविता है मातृभूमि। दूसरा पाठ है बेटी के नाम। दिल्ली के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर अपने बेटी को भेजा गया एक जवाबी पत्र है बेटी के नाम। तीसरा पाठ है मेरे भारत वासियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी 14 अगस्त 1947 को लाल किला में तिरंगा झंडा फहराते हुए लोगों को संबोधन करने वाले एक गंभीर भाषण है मेरे भारतवासियों। और यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किससे संबंधित है आपको पता है, देखने से समझ में आएंगे। इस चित्र में आपको देख सकता है कि गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आप सब जानते हैं कि यह ऐतिहासिक दांडी मार्च के संबंधित है। नमक सत्याग्रह के लिए जा रहा है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक किए गए एक दांडी मार्च। और ये
स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकार की भूमिका क्या थी? साहित्यकार अपने ओज भरी वाणी में लोगों को सचेत करते रहे। इनमें कुछ कवि अपनी पंक्तियों से देश के लिए सर्वस्व अर्पित करने का आह्वान करते रहे। इन सब का फल निकला भारत की स्वतंत्रता। यहाँ हम ऐसी एक कविता से परिचय पाएंगे। मातृभूमि कविता द्विवेदी युग के प्रमुख कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। द्विवेदी युग कहने से शायद आपको समझ में नहीं आएंगे क्या है द्विवेदी युग। हम सब जानते हैं कि समाज में विकास या बदलाव आते रहते हैं। समय समय पर विकास आते हैं, बदलाव आते हैं। उसी प्रकार साहित्य में भी समय समय पर विकास और बदलाव आते हैं और उस प्रत्येक युग में प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जो साहित्यकार होता है उनके नाम से उस युग प्रत्येक युग जाने जाते हैं। द्विवेदी युग में खड़ी बोली भाषा को प्रमुखता थी। जो आधुनिक हिंदी है वही है खड़ी बोली। से पहले ब्रज भाषा में साहित्य रचनाएं होती थी। द्विवेदी युग की विशेषता यह है कि देशभक्ति, प्रकृति चित्रण, मानविकतावाद आदि दिखाई पड़ी। इस प्रकार द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी की विशेषता यह है कि भारतीय पुराणों के उपेक्षित कथा प्रसंग एवं पात्रों को लेकर युगानुरूप काव्य उन्होंने रचे हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, काबा करबला आदि उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो चलिए हम ये मातृभूमि कविता सुनते हैं और अब आप इन कविता को समझने की कोशिश कीजिए। नए नए शब्द ढूंढ लीजिए और समझ लीजिए। सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखलार नागर है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। वंदी जन खग वृंद शेष फण सिंहासन है। करते अभिषेक अयोध है। बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। जिसके
क्यों न हो मोद में, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। धीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि, ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। सुन लिया ना? आप लोगों को कुछ समझ में आ गया क्या? नहीं आया? आ गए होंगे, क्योंकि मातृभूमि के बारे में हर भाषा में कविताएं बनी है। आप लोगों ने कई बार सुना भी है। इसमें कुछ कुछ शब्द है, नए शब्द, वो भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ जरा देखिए, ये जो नया शब्द है, परिधान, वस्त्र, मुकुट, किरीट, मेखला, करधनी, रत्नाकर, समुद्र, मंडल, आभूषण। इन कविता के पहली 4 पंक्तियां हम देखेंगे, ठीक है? जरा सुनिए। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है। तो चलिए इसका आशय क्या है ये देखेंगे। नीलांबर परिधान, नीला अंबर, नीलाकाश, परिधान माने वस्त्र, नीलाकाश रूपी वस्त्र हरित तट पर सुंदर है। मातृभूमि के हरित तट पर सुंदर लग रहा है। नीलाकाश रूपी वस्त्र मातृभूमि के हरित तट पर सुंदर लग रहा है। आप जरा कल्पना करके देखिए, हरियाली से छाए हुए इस मातृभूमि के ऊपर नीलाकाश रूपी ये आवरण या वस्त्र कितना सुंदर लग रहा है। कई ऊंचाई पर जाकर प्रकृति को देखते समय आपको ये महसूस कर सकता है। नीलाकाश रूपी वस्त्र मातृभूमि की हरित तट पर कैसे लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना? और आगे देखिए, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य और चंद्र, मुकुट माने किरीट। सूर्य और चंद्र दोनों मातृभूमि की किरीट के समान, मुकुट के समान शोभित है। दिन में सूर्य और रात में चंद्र मातृभूमि के किरीट के समान शोभित है। मेखला रत्नाकर है। मेखला माने अरपटा, रत्नाकर समुद्र, और समुद्र मातृभूमि की मेखला है। मेखला समानार्थी शब्द है करधनी। मातृभूमि की करधनी है या मेखला है समुद्र।
नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है। नदियां प्रेम प्रवाह, मातृभूमि की प्रेम नदी के रूप में बह रहा है। ये नदी के रूप में, नदी के जल के समान मातृभूमि के स्नेह या प्रेम बह रहा है। फूल और तारे मंडन है। मंडन माने आभूषण। फूल, तारे, तारे स्टार्स। फूल और तारे मातृभूमि की आभूषण है। बंदीजन घगवृंद, बंदीजन माने स्तुति करना, घगवृंद पक्षीगण, पक्षियों के समूह मातृभूमि की स्तुति करने में लग रहा है। ये गगवृंद, घगवृंद पक्षीगण मातृभूमि की स्तुति करता है। शेषफन सिंहासन है। शेषफन का अर्थ है एक मिथक है। ऐसे कहता है कि प्रकृति की सिंहासन या मातृभूमि की सिंहासन है अनंत सर्प का फण। ये एक मिथक है। तो यहाँ शेषफन माने अनंत नाग। अनंत नाग के सिर के ऊपर या अनंत नाग के सिर मातृभूमि की सिंहासन है। समझ में आ गया क्या? नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। नीलाकाश रूपी वस्त्र मातृभूमि के हरित तट पर सुंदर लग रहा है। सूर्य चंद्र युग मुकुट में खिला रत्नाकर है। सूर्य और चंद्र मातृभूमि के किरीट के समान शोभित है। में समुद्र मातृभूमि की करदनी है। नदी के रूप में मातृभूमि के स्नेह बह रहा है। फूल और तारे आभूषण है। घगवृंद मातृभूमि की स्तुति करते हैं और अनंत नाग के सिर मातृभूमि की सिंहासन है। आशा करती हूँ कि आप लोग इतना समझ गए हैं। इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।